इस रूल को एक बार आप ध्यान से पढ़ो और एग्जाम इसी पे बेस्ड है, लगभग इसी पे। देखिए एक बार आपने देखा, इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई ब्लैंक द फंक्शन। यहां पर देखो थोड़ी बहुत सेंस निकालने की कोशिश करो, क्या कहने की कोशिश कर रहा है सेंटेंस के अंदर। इफ ही हैड इनवाइटेड मी, अगर वह मुझे इनवाइट करता, आई ब्लैंक द फंक्शन, तो मैं फंक्शन अटेंड करता, मैं उसके फंक्शन में चला जाता। कब? यदि वह मुझे इनवाइट करता। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना, हिंदी आए ना आए कोई बात नहीं है, इस टाइप के सेंटेंस को आप इजीली फटाफट कर पाओगे। बस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, हर चीज बहुत ही ज्यादा सोच समझ के और अच्छे से यहां पर बोर्ड पे सेट की गई है। तो देखिए सबसे पहला जो है, यहां पर देखो एक बार पहले वाले सेंटेंस में इसने क्या किया है, फिक्स कर दिया। फिक्स क्या कर दिया? हैड इनवाइटेड। इफ ही हैड इनवाइटेड मी, हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हेड के बाद शुरू में थर्ड फॉर्म आई है तो बाद वाले में याद रखना प्यारे बच्चों, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। ये बात बिल्कुल फिक्स है, ये एक बात याद रखना। तो रूल क्या बना अपने सामने? रूल ये बना कि जिस साइड सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस, जिस साइड हेड के बाद थर्ड फॉर्म अगर आई है, हेड प्लस में थर्ड फॉर्म, तो कॉमा के बाद दूसरा जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा। वुड भी आएगा, वुड के बाद सेंटेंस में हैव आएगा और हैव के बाद सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सबको पता है हेड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। दोनों साइड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखो एक बार, आपने देखा इस साइड क्या है? हेड के बाद थर्ड फॉर्म, आगे क्या आएगा? वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। यहां पर वुड तो है लेकिन क्या नहीं है? ध्यान से देखो, वुड तो है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन क्या नहीं है? हैव नहीं है। तो इस ऑप्शन को हमने कट कर दिया, ये बिल्कुल गलत हो गया। जो चीज मैं लिख रहा हूं इसको राइट डाउन कर लो, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे आएगा। आगे चलते हैं, आगे देखना, यहां पर हेड के बाद थर्ड फॉर्म है तो प्यारे बच्चों आपने देखा सेंटेंस में हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट हमने कर दिया, कैसे किया? यहां पर विल आ गया, यहां पर हेड है तो हेड पास्ट में आता है, भूतकाल में, पास्ट में, और विल किस में आता है? फ्यूचर में। गलत हो गया, मतलब हमने इसको भी कट कर दिया कि ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, हेड अटेंडेड। देखो शुरू में भी क्या है? हेड के बाद थर्ड फॉर्म, और बाद में भी क्या है? हेड के बाद थर्ड फॉर्म। दो चीजें नहीं आ सकती, दोनों साइड सेंटेंस में हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। राइट डाउन कर लो इस चीज को, यहां पर भी कभी भी ये नहीं आएगा, तो ये भी हमने कट कर दिया। तो आगे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? जो फोर्थ अपना ऑप्शन है वो क्या है? वुड के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल फिक्स है प्यारे बच्चों, इस ऑप्शन को आप क्लिक कर दो, ऐसा ऑप्शन पेपर में आपको मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एक बार, वुड हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म को क्लिक कर दिया है। तो पहले देखा आपने, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। अगर सेंटेंस में हेड के बाद थर्ड फॉर्म आई है तो आगे क्या आएगा? फिक्स है, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, बिल्कुल फिक्स है, आएगा। दूसरी बात सुन लो, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा सिस्टम। अगर सेंटेंस में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म दे देता है और शुरुआत में पूछ ले कि बताओ क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में। देखो क्वेश्चन पेपर में ये भी आया है और क्वेश्चन पेपर में ये भी आया है इस साइड का। तो आपको पता है ये पोर्शन दे दे तो इस पोर्शन को पूछेगा, या ये वाला पोर्शन दे दे तो इस पोर्शन को वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए यहां पे क्या आएगा? हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल फिक्स है ये, आप इस चीज को बिल्कुल राइट डाउन कर लो, एग्जैक्ट पेपर इसी पैटर्न बेस्ड आएगा। अपना जो फोर्थ पार्ट होगा वो इसी से बेस्ड होगा, इसी के ऊपर बेस्ड होगा, और वो दूसरा रूल होगा, लगभग क्वेश्चन उसमें से भी आ रहे हैं। तो दो ही रूल होते हैं जो वुड के ऊपर होते हैं। मैं पहला रूल ये पढ़ा रहा हूं, एक पार्ट जो है वो थोड़ी देर बाद फिर करेंगे, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। तो एक बार देखिए, पहला वाला समझ में आ गया आपको? ठीक है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो आगे क्या आएगा? वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। सेकंड को पढ़ो ध्यान से, ये प्रेपोजिशन बेस्ड है। एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन का हमेशा पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हरियाणा के अब तक 3 से 4 एग्जाम हो चुके हैं, सब में एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन का 100% आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, यहां पर जो लिखा मैंने, ही सेट ब्लैंक द शेड ऑफ अ ट्री, यहां पर बताओ इसमें आपको क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? देखो बहुत सारे बच्चे यहां पर सोच रहे हैं अंडर आएगा, कुछ सोच रहे हैं इन आना चाहिए,
कोई कुछ सोच रहा है डाउन आना चाहिए, कोई सोच रहा है ऑन आना चाहिए। प्यारे बच्चों एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो शेड वर्ड है, शेड, इस शेड का मतलब क्या होता है? देखिए, इस शेड का मतलब होता है छाया। जिनको नहीं पता वो लिख लो, शेड माने क्या होता है? छाया। अब एक बात बताओ, आप पेड़ की छाया में बैठते हो या पेड़ की छाया के नीचे बैठते हो? ये बता दो एक बार आप। मान लो यहां पर कोई पेड़ मैंने बना दिया, देखो ये पेड़ है, सपोज करो दिस इज अ ट्री, और ये जो ट्री है हमने बनाया है, तो यहां पर इसकी छाया जो है वो यहां पर है, सपोज कर लो। तो आप इसकी छाया के अंदर बैठे हुए हो, छाया में बैठे हो, या छाया के नीचे बैठे हो? इतना दिमाग लगाओ आप। छाया में बैठे हैं, पेड़ की छाया में, तो याद रखना इन द शेड आएगा, बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है। शेड वर्ड जब भी आ जाए तो हमेशा इन द शेड आता है, छाया में। ये इसी चीज को ध्यान रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या रहता है? अंडर आता है, लेकिन अंडर नहीं आएगा। अंडर का मतलब होता है उस चीज के नीचे। छाया के नीचे कैसे बैठ सकते हैं बताओ? पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं और छाया के अंदर बैठते हैं। बात समझ में आई? इसलिए अंडर जो वर्ड है ये बिल्कुल गलत है। ऑन, छाया पर तो नहीं बैठ सकते। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ऑन का मतलब पर, वो छाया के ऊपर तो नहीं बैठ सकते, मतलब ये भी बिल्कुल गलत हो गया। डाउन माने नीचे, छाया के नीचे, अंडर और डाउन नहीं हो सकता, तो ये भी बिल्कुल गलत था। तो देखो प्यारे बच्चों, इस टाइप की चीजें वो जरूर पूछ लेता आपसे एग्जाम के अंदर कि अंडर आ गया, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे छाया के अंदर बैठा है तो अंडर आएगा, नहीं, बिल्कुल गलत। छाया के अंदर बैठा है तो क्या आएगा? इन आएगा। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से सुन लेना, और इसी टाइप के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो को एंड तक देखो, पूरा देखो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस ना करो। देखिए आगे चलते हैं। दे ब्लैंक मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां पर देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही सोच समझ के इस रूल को इस सेंटेंस को हमने यहां पे लिखा है, और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो यहां से आपका रूल भी पढ़ रहे हैं हम लोग, इस रूल को तो पढ़ रहे हैं, साथ के साथ में अगले आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, और साथ में जो पीछे जा चुका एक क्वेश्चन आ चुका इसी रूल के ऊपर बेस्ड, वो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो एक तीर से हम 3 निशाने लगा रहे हैं यहां पे। तो देखिए एक बार प्यारे बच्चों, दे ब्लैंक मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वो मुझे काफी समय से जानता है, लंबे समय से, काफी अच्छे अरसे से वो मुझे जानता है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आप लोग ध्यान से समझ लेना इस चीज को। यहां पर देखो हैड बीन नोइंग, यहां पर हैव बीन नो, यहां पर हैव नॉन, और यहां पर न्यू, 2 चीजें आई हैं। प्यारे बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, यहां पर एक चीज है अपने सामने, वो ये है कि इस सेंटेंस में क्या आया? फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक क्वेश्चन जरूर आता है सिंस और फॉर के ऊपर। 5 क्वेश्चन लिखूंगा मैं, 5th क्वेश्चन है वो अभी लिखूंगा, सिंस और फॉर कब आता है, ये चीज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत ना करो। तो एक बार वेट कर लो, 5 क्वेश्चन में इसको डिस्कस करूंगा, तब मैं बताऊंगा फॉर कब आएगा और सिंस कब आएगा। फिलहाल बस ये ध्यान दो कि सेंटेंस में सिंस और फॉर जब भी आ जाए और उसके बाद समय आ जाए, सिंस आ जाए या फॉर आ जाए और उसके बाद टाइम आ जाए, टाइम, कोई भी टाइम आ जाए, तो आपको याद रखना है सेंटेंस में हैज, हैव के बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एक बात, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात सुन लो, इस सेंटेंस का जो ऑप्शन है वो ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, याद रखना। दूसरा, हैव के बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आईएनजी नहीं लगाया, ये ऑप्शन भी हमने गलत कर दिया। तीसरा ऑप्शन हैव नोन, चौथा ऑप्शन न्यू, ये गलत कर दिया। प्यारे बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर हैव नोन क्यों? अभी तो आप कहोगे कि सर आप बोल रहे थे कि हैज हैव के बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, हैज हैव के साथ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, लेकिन यहां पर तो हैज हैव के बाद बीन आया और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये सही कर दिया आपने। ऐसा क्यों? एक सेकंड अभी लिखता हूं, ध्यान से सुनना, जो मैं बात कहूं वो सुनना। देखो ध्यान से सुनो, सेंटेंस में हैज या हैव के बाद बीन आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, बिल्कुल बराबर याद रखो इस चीज को। कब आता है ये? जब सेंटेंस में सिंस आए
या फोर आए और उसके बाद टाइम आए, सिंस या फोर आए उसके बाद टाइम आए, तो सेंटेंस में क्या आता है? हैज के बाद बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। बिल्कुल समझ में आ गया इतना? ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है टेंस के अंदर, तो प्यारे बच्चों इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज। तो हैज के बाद बीन आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कब आता है? सिंस और फोर के बाद टाइम आता है। ठीक है, आप कहोगे सर हैज के साथ बीन ये था, आईएनजी था, ये गलत क्यों कर दिया? दूसरा, हैज है के बाद बीन आया, आईएनजी नहीं आया इसलिए गलत हो गया। ये न्यू नहीं आ सकता, ये सही क्यों है? आईएनजी तो नहीं लगा, बीन भी नहीं लगा, तो इसको सही क्यों किया? प्यारे बच्चों एक बात समझो, मैं आपसे कहूं क्या आप राम को जानते हो? मान लो राम कोई व्यक्ति है, मैंने आपसे कहा क्या आप राम को जानते हो? आप उसका जवाब क्या दोगे? हां मैं राम को जानता हूं, या फिर नहीं मैं राम को नहीं जानता। ये दो ही चीजें आपके सामने, या तो यस या फिर नो, मतलब या तो जीरो मतलब नहीं जानते, या फिर आप उसको कहोगे आप जानते हो। क्या आपने आज तक किसी को ये बोला है रुको भैया मैं राम को जान रहा हूं? कहा है कभी ऐसा? कभी नहीं कहा। राम को जान रहा हूं, नहीं आईएनजी नहीं आ सकता। प्यारे बच्चों नो एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते, ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकती। नो के बाद कभी आईएनजी नहीं आ सकते। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जिन भी बच्चों का पेपर था उन्होंने उसको देख लो, और जिन बच्चों का पेपर हो चुका वो ये मत सोचो कि पेपर हो चुका अब क्यों पढ़े, नहीं। हरियाणा पुलिस का पेपर आ रहा है अभी, अब नोटिफिकेशन आ चुका है आज, और आप लोग देख लेना अपना अपना पेपर कब है, 25-26 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों का एसआई का पेपर है बिल्कुल सेम पैटर्न पे आ रहा है, इससे मुश्किल नहीं हो सकता। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 4th क्लास का पेपर इतना मुश्किल है तो एसआई का पेपर क्या होगा? नहीं, ये सबसे मुश्किल है। अब ये मान के चलो एसआई का पेपर होगा वो आसान ही होगा कुछ ना कुछ, इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज समझ गए तो पेपर में ये मान लो ऐसा का ऐसा आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो आप लोग प्लीज। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको पता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, यहां पर आईएनजी भी नहीं है तो बीन क्यों आया? तो ये सेंटेंस गलत हो गया, और न्यू तो बिल्कुल नहीं आना था, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? सही क्या होगा? हैव नॉन, दे हैव नॉन मी, वो मुझे जानते हैं, काफी लंबे समय से जानते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज रमन इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स। इसको पढ़ो। आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है ना, कि बेटर से पहले या तो यहां पे बेस्ट आना चाहिए था या कुछ और आना चाहिए था, लेकिन बेटर से पहले वाली आर्टिकल तो हमने नहीं पढ़े। प्यारे बच्चों एक पेपर में बेस्ट आया था, बेस्ट अभी 2-4 दिन पहले जो पेपर हुआ था उसमें बेस्ट आया था, और मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बताओ बेस्ट से पहले कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव डिग्री है ये, सॉरी ये कौन सी आर्टिकल आएगी? तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सी आर्टिकल बताई थी? दी आर्टिकल। और क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर। आज हम बात करते हैं इस टाइप की। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जितने भी पार्ट बनेंगे सब में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, वैरायटी आएंगी, सारे पार्ट्स को देखना पेपर में जाने से पहले, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उस चीज को कर सको। अगर 10 में से आपके 8 से 9 क्वेश्चन भी अगर इंग्लिश में सही हो गए तो आप लोगों को बहुत प्लस पॉइंट है और आप दूसरे लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो यहां पर देखो, यहां पर बेटर है, तो बेटर से पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? क्या आना चाहिए यहां पे? कई सोच रहे हैं ए बेटर आना चाहिए। अच्छा आप ये बताओ कौन सी आर्टिकल नहीं आ सकती? सबसे पहले जल्दी से सोचो, बेटर से पहले कौन सी आर्टिकल नहीं आ सकती? ए एन दी में से सोच लिया, अच्छे से दिमाग लगा लिया? जो तुमने सोचा जो आर्टिकल नहीं आ सकती वही आर्टिकल आएगी। यहां पर इस सेंटेंस में बेटर के साथ दी आएगा। अब आप दिमाग में सोच रहे होंगे सर कि दी आर्टिकल तो बेस्ट के साथ लगता है, दी बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, लेकिन यहां पर बेटर के साथ क्यों आ गया? प्यारे बच्चों मैंने पिछली वीडियोस में इस टाइप की चीजें डिस्कस नहीं की। वो डिस्कस इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि इस लेवल का पेपर नहीं आएगा, इस पेपर का लेवल थोड़ा हाई था, और उस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने ये हाई लेवल का पेपर आपके सामने सेट कर दिया है। अब सुनो कि यहां पर बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, सेकंड डिग्री। कई बच्चों ने सेकंड डिग्री पढ़ रखी है, कई ने कंपैरेटिव डिग्री, तो कोई तो सेकंड डिग्री बोलते, कोई कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको कुछ भी बोल दो। हमने बोला इसको कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी दी नहीं आता, आपने सुन रखा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी आता है। वो कब? ध्यान से सुनना। यहां देखो सेंटेंस में
एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आया था, अगर आपने देखा हो, द हायर वाला क्वेश्चन, वो भी मैं लिखूंगा यहां पे, डिस्कस करूंगा अगले पॉइंट पे। पांचों क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। यहां पर देखो ध्यान से, बेटर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। इससे पहले क्या है? दी। कब आता है ऐसा? सुन लो, जब सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए। किसी भी सेंटेंस में जब ऑफ द टू आ जाए, बिल्कुल फिक्स है, ऑफ द टू, सिर्फ टू होने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। अगर ऑफ द टू आया है तो सेंटेंस में 100% कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा? दी आएगा। ये बिल्कुल फिक्स है। एक बात तो ये हो गई, आपने उतार लिया होगा, लिख लिया होगा। दूसरी बात समझो, वीडियो को पॉज कर दो। पॉज करने से पहले एक चीज सुन लो। यहां पर आपसे वो पूछ ले कि बताओ, यहां पर तो आ गया दी, ही इज द ब्लैंक, और यहां पर पूछ ले कि बताओ क्या आएगा, तो क्या आएगा यहां पर? बताओ, बेटर आना चाहिए कि बेस्ट आना चाहिए? तो बहुत सारे बच्चे इसमें बेस्ट करके आते हैं, है ना, कि रमन इज द बेस्ट। लेकिन प्यारे बच्चों, कितने व्यक्ति हैं यहां पे? 2 व्यक्ति हैं, और 2 व्यक्तियों के लिए कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव। 2 व्यक्तियों के लिए दूसरी डिग्री, सेकंड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर क्या आएगा? बेटर। तो ये फिक्स है बिल्कुल, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी का यूज करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, तो देखिए क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कहता है समझो? कहता है दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म ब्लैंक 10 ईयर्स। देखिए, एक तो मैंने अभी अभी अपना क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन शायद, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि सेंटेंस में हैज हैव के बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी केवल तब ही लगता है जब आगे सिंस और फॉर आता है। क्या आता है? सिंस या फॉर। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लैंक के अंदर या तो सिंस आएगा या फिर क्या आएगा? फॉर आएगा। बात समझ में आई? या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। कब? जब सेंटेंस में आगे हैज हैव के बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए। इसका मतलब ये है कि बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रह गए हैं, ऑप्शन को फुलफिल करने के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी है, ये सिर्फ फालतू में आया है, इसका कोई लेना देना नहीं है सेंटेंस से। तो कभी भी, और कोशिश करना इस बात की भी, कि कभी सेंटेंस के अंदर अगर सिंस और फॉर मिलते हैं तो ऑप्शन जो होगा, अपना आंसर जो होगा, वो सिंस और फॉर में से होने के 99% चांसेस हैं। तो यहां पर या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। एटलीस्ट 50-50 तो हो गया कि 2 ऑप्शन तो भागे कम से कम। तो यहां पर या तो सिंस या फिर फॉर। प्यारे बच्चों, सिंस और फॉर की जो हिंदी होती है वो क्या होती है? से। सिंस और फॉर की हिंदी क्या होती है? से। एक बात सुन लो कि यहां पर अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं और आने की जो पूरी पॉसिबिलिटीज है, वो यहां से है कि यहां पर इस टाइप का टाइम देगा। ये जो टाइम है वो किस टाइप का है? 10 ईयर्स। ये दिखने में जो 10 ईयर्स है, ये दिखने में लगता है कि आपका डेफिनेट टाइम है, लेकिन प्यारे बच्चों ये इनडेफिनेट टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है। कभी भी सेंटेंस में 10 ईयर्स आ जाए, 2 डेज आ जाए, 5 मंथ्स आ जाए, 5 वीक्स आ जाए, 5 ईयर्स आ जाए, 3 ईयर्स आ जाए, 2 वीक्स आ जाए, 5 डेज आ जाए, मतलब इस टाइप का कोई भी टाइम आ जाए, तो ये जो टाइम होगा ये इनडेफिनेट टाइम होगा। कैसा टाइम होगा? ये इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट टाइम मतलब अनिश्चित समय। ये समय कैसा है? अनिश्चित। अनिश्चित समय के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे? फॉर का। फॉर का यूज किसके लिए करते हैं? अनिश्चित समय के लिए। और सिंस का यूज किसके लिए करते हैं? निश्चित समय के लिए। सिंस का यूज किसके लिए? निश्चित समय के लिए। और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए, इनडेफिनेट टाइम। लिखते चलना A to Z चीजें, ठीक है? तो यहां पर क्या आएगा? फॉर। सिंस कब आ जाता? जब मान लो मंडे आ जाता, यहां पर मान लो कि फॉर, मान लो इसने कहा 2010 आ जाता, तो 2010 अगर आ जाता तो हम यहां पे फटाफट क्या कर देते हैं? सिंस लगा देते, क्योंकि 2010 कैसा टाइम है? निश्चित समय है। तो यहां देखो आगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इसमें नरेशन आप देख के पता चल गया होगा, हुलिया देख के इनका, कि भाई क्या है, ये क्या सिस्टम है। ये वॉइस नहीं है, ये नरेशन है। हरियाणा के जो एग्जाम है उसके अंदर नरेशन पूछी जा रही हैं। तो यहां पर देखना एक बार, मैं नरेशन के अंदर क्या क्या चीजें चेंज करनी है, और जो मैं बातें यहां पर जो नरेशन लिखी है बड़े सोच समझ के लिखी है। कई चीजें ऐसी हैं जो इसमें यहां पे पूछी गई है। देखो, दिनेश सेड, ये क्या है? सेड, ठीक है। आई विल डू दिस, अब दिस टास्क टुमारो। ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, दिनेश सेड
आई विल डू दिस टास्क टुमारो। इस चीज के अंदर मैंने यहां पर 5 चीजें ऐसी हैं जो अंडरलाइन कर दी हैं। दिनेश सेड एक अपनी वर्ब है, आई प्रोनाउन है, विल टेंस है, दिस ये नियरनेस सॉरी आपका ये क्या नियरनेस ऑफ टाइम से रिलेटेड वर्ड है, दिस दैट दिस दोज हेयर देयर, है ना। और टुमारो, तो टुमारो जो वर्ड है ये भी किस चीज को शो करता है, अपना टाइमिंग को। तो एक बार देखो यहां पर ध्यान से, इनमें से पांचों के पांचों चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है, बाकी कोई भी चीज दिमाग में नहीं रखनी है। आपको सबसे पहले यहां पे आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। उस चीज को कैसे पता लगाए, यहां पर प्यारे बच्चों इस चीज को समझो। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फटाफट उस चीज का जवाब दे जाओगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स चलती है। आप शॉर्ट ट्रिक्स चलाते हो मैथमेटिक्स में, होने किसमें चाहिए, इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश को पढ़ते हो लॉन्ग प्रोसेस से, मैथ को पढ़ते हो शॉर्ट प्रोसेस से, उल्टा काम कर रहे हो। आप वाइस वर्सा कर दो इस चीज को, इंग्लिश को पढ़ो शॉर्ट ट्रिक से और मैथ्स को पढ़ो थ्योरेटिकल अच्छे से। देखो यहां पर क्या है, सेड, अकेला सेड है, यहां लिखता हूं ध्यान से देखो। सेड अगर सेंटेंस में मिलता है तो इसको बदलना नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, इसको बदलना नहीं है, इसको सेड रखना है। बात समझ भाई, सेड का क्या करना है, सेड। सेड के बाद अगर सेंटेंस में टू आया है, क्या आया है, टू, तो इसको बदलना है किसमें, टोल्ड में, अदरवाइज नहीं बदलना। बात समझ में आई, कुछ दिमाग में घुस रही बात, क्या क्या मैंने क्या कहा, सेड अगर अकेला आया है उसके बाद टू नहीं आया तो आपको सेड का सेड करना है, और सेड के बाद टू आया है तो हमें टोल्ड में बदल देना है। ये बात याद रखोगे, ठीक है। अब देखना एक बार फटाफट, पहले यहीं पे देख लो, फोकस कर लो कि यहां पर सेड का सेड किस में है और टोल्ड में किस किस में बदला है। तो सेड का सेड आया है, टोल्ड आया है, सेड आया है, टोल्ड आया है, मतलब अपना दूसरा और चौथा ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमने इनको यहां से लॉक कट कर दिया कि हम इनको नहीं पढ़ेंगे ताकि माइंड पजल ना हो, खेल खत्म। दूसरी चीज समझो एक बार ध्यान से, यहां पर अब दूसरी बात आ गई, आई। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई अगर आ जाए तो हमेशा भाग के जाना सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट कौन है, दिनेश। दिनेश कौन है, लड़का है तो ही, लड़की होती तो शी। तो देखो यहां पर ही, यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है, चलो ठीक है। विल का किस में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे। देखो वुड इसमें भी है, वुड इसमें भी, ठीक है। यहां पर डू है, सेम है। यहां पर क्या आ गया, दिस। चेक करो दिस को किस में बदलते, याद करो आपने 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, दिस को किस में, दैट में, वेरी गुड। और दीज को दोज में, समझ में आ रहा है। देखो हेयर को देयर में, और नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुमारो को किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। लिखते रहना पोज कर करके सुन के, और लिखते रहना अपना टुमारो को द नेक्स्ट डे, और क्या बोलते हैं इसको, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। तो यहां देखो दिस को किस में बदलना था, दैट में बदलना था। जो यहां पर दिस है इसको दैट में बदलना था, ये नहीं बदला, सिर्फ दैट यहां है, ऑटोमेटिक हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये अपनी नरेशन गलत हो गई यहां से। और देखो सुनो, टुमारो जो वर्ड है यहां पर, इसको किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में। यहां पर देखो इसको भी चेंज कर रखा है इसने, मतलब ये हमारी नरेशन बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और क्वेश्चन नंबर 8 की। तो एक बार फटाफट सेंटेंस देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है एक स्पेलिंग मिसस्पेल्ड वर्ड में आया हुआ था। अभी एक वर्ड था कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग आई हुई थी पेपर में। तो कमेटी की स्पेलिंग जिन बच्चों ने नहीं पता या जिन्होंने देखने की कोशिश नहीं की उनको मैं बता दूं, COMMITTEE। इसके अंदर डबल एम भी आता है, डबल टी भी आता है, डबल ई भी आता है। इसको ठीक से लिखता हूं मैं एक बार, ITTE। तो यहां पर डबल टी डबल ई, इस चीज को मत भूलना। और जरूरी नहीं कि आपके इस पेपर में आ गया तो आप लोग ना पढ़ो, नहीं ऐसा मत करना। नियर में जो फ्यूचर में आपके कोई भी जो एग्जाम्स होंगे उनमें से भी आ सकता है, क्योंकि ये ऐसी स्पेलिंग्स में से एक स्पेलिंग है जो पेपर में बार बार आती हैं और एग्जामिनर का माइंड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो कमेटी की स्पेलिंग में डबल एम आएगा, डबल टी आएगा, डबल ई आएगा। देखिए सबसे पहले जो स्पेलिंग है वो है रेस्टोरेंट। इसको देखो रेस्टोरेंट नहीं बोलते, बोलते टाइम आप कोशिश करना इसको रेस्टोरेंट बोलो, रेस्टोरेंट, इट्स नॉट रेस्टोरेंट। ओके, लिखते टाइम पे स्पेलिंग पूरी लिखेंगे लेकिन बोलते टाइम पे रेस्टोरेंट बोलना है। प्यारे बच्चों इसकी स्पेलिंग एसएससी में 2 से 3 बार पूछी गई है, एसएससी CHSL के अंदर। तो देखो एक बार आप लोग जाते रहते हो, घूमते रहते हो, इसकी स्पेलिंग कौन सी होनी चाहिए,
तो पहली स्पेलिंग RESTAURENT या RESTAURANT या RESTORANT या RASTORENT, तो इनमें से कौन सी स्पेलिंग आपको सही लग रही है? यहाँ पर देखो जो दूसरी स्पेलिंग है ये बिल्कुल सही है, इसके एंड में ANT आएगा, पहली स्पेलिंग में क्या आया ENT, ये गलत है। ये तो बिल्कुल क्रॉस कर देंगे आप, देखते ही कि पता चल जाएगा ये नहीं हो सकती। लेकिन जो असली जो ये मान लो कि बैटल थी वो दोनों के बीच में कौन सा में थी? रेस्टो में, ENT या ANT में। याद रखना पढ़ने से क्या होता है, सिर्फ वो चीजें माइंड में क्लिक हो जाती हैं, एक जो पिक हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ऐसे ये चीजें दिमाग में आ जाती हैं कि हाँ हमने पढ़ा, ANT पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो अगला है ये इडियम्स एंड फ्रेज है, लोकोक्ति मुहावरा। एक क्वेश्चन आया था, वो आया था बाय डिंट ऑफ को लेके, और भी क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय डिंट ऑफ, इस बाय डिंट ऑफ का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है के बल पर। के बल पर मतलब चोर ने एक बूढ़ी महिला से बंदूक के बल पर चेन छीन ली, चाकू के बल पर ऐसा किया, ठीक है, ऐसे मेहनत के बल पर उसने अपने परचम लहराया, तो के बल पर। ये बाय डिंट ऑफ ये कंप्लीट फ्रेज है, इडियम्स नहीं है, फ्रेज है। जैसे मैंने यहां पर लिखा फॉर गुड, ये भी क्या है अपना एक पूरा फ्रेज है, फ्रेज। कोशिश करना इनका मीनिंग याद रखो आप लोग। शी विल लीव इंडिया फॉर गुड, मतलब वह भारत को छोड़ देगी। कैसे, किस चीज के लिए बताओ? परमानेंटली, वह परमानेंटली भारत छोड़ देगी, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए भारत छोड़ देगी, आगे पढ़ने के लिए, स्टडी फर्दर माने के अतिरिक्त, के अलावा, आगे पढ़ने के लिए, इसके अलावा आगे पढ़ने के लिए वह इंडिया छोड़ देगी, या कहीं पर विजिट करने के लिए इंडिया छोड़ देगी। तो यहां पर आपको दिमाग में आ रहा होगा या तो फॉर गुड, फॉर हर गुड फ्यूचर, या फिर आपको लग रहा होगा टू स्टडी फर्दर, आगे पढ़ने के लिए। नहीं, यहां पर इसका जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा वो होगा परमानेंटली। एचटेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एचटेट के अंदर। तो ये याद रखना, यहां पर फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। हिंदी याद रखो, इसका मतलब क्या होगा? हमेशा के लिए, सदा के लिए, फॉर गुड। याद रखोगे? नेक्स्ट वन इज, तो आपको ये सब चीजें फालतू में बकवास सी नजर आएंगी याद करने के बाद, क्योंकि आपको ऐसे ऑप्शंस आपके सामने सेट करता है, आपका दिमाग जो एग्जैक्ट आंसर है उसकी तरफ ना जाके दूसरे आंसर की तरफ मुड़ जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्पेलिंग जो है वो कैलेंडर की है। कैलेंडर की स्पेलिंग जो है आपको नजर आ रही है, कौन सी ज्यादा सही लग रही है? CALENDAR या CALENDER या CELENDER या CALANDER, इनमें से कौन सी स्पेलिंग आपको सही लग रही है? प्यारे बच्चों, इसकी जो स्पेलिंग है वो पहली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सी, देखो कैलेंडर की स्पेलिंग में शुरू में भी ए आएगा और बाद में भी ए आएगा, लेकिन बीच में क्या आता है? ई आता है, ई। तो प्यारे बच्चों याद रखना, बस यही दिमाग में रखना है, शुरू में और बाद में ए, बीच में ई आएगा, दो बार ई नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का अपना सेशन यही हम खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों के ये जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं एग्जाम में आए, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका हार्टली कोर्डियली थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।